हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग धूमकेतु शीर्षक निबंध को पढ़ रहे हैं जिसे लिखा है गुणाकर मूले जी ने। मैंने इस पाठ के आधे अंश की चर्चा पिछले वीडियो में की है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए धूमकेतु पाठ के बाकी बचे हुए अंश को मैं पढ़कर आप लोगों को समझाती हूँ। धूमकेतु पाठ के बाकी बचे हुए अंश को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या बतलाया है कि धूमकेतु का अर्थ क्या होता है, धूमकेतु का और क्या नाम है, यूनानी भाषा में धूमकेतु को क्या कहा जाता है। प्राचीन समय में लोग धूमकेतु से डरते थे। यह एक बहुत पुराना शब्द है। इसके साथ ही साथ तीखे ब्राहे ने सबसे पहले बतलाया कि धूमकेतुओं से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ एडमंड हेली ने यह भविष्यवाणी की कि धूमकेतु जो है 75 या 76 साल बाद आसमान में दिखाई देता है और उनकी यह भविष्यवाणी सत्य भी होती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं बाकी बचे हुए अंश को। तो देखिए, खगोलविदों ने अब तक करीब 1500 धूमकेतुओं की कक्षाएं निर्धारित की, इसे आप याद रखिएगा, और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको धूमकेतु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। धूमकेतु कैसा होता है? तो धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभिक, सिर और पूंछ। नाभिक यानी केंद्रक। धूमकेतु का अधिकांश द्रव्य इसके नाभिक में होता है। नाभिक बीच के अंश को कहते हैं, नाभिक में होता है। नाभिक का व्यास कितना माना गया है? आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। यानी इसको आपको याद रखना है कि नाभिक का व्यास जो होता है वो आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। धूमकेतु के नाभिक बर्फ से बनी हुई गैसों और अन्य पदार्थों के टुकड़ों के मेल से बने होते हैं। और ये जो नाभिक है इसमें जो क्या है, तो बर्फ से बनी हुई गैस है और अन्य पदार्थ के टुकड़े हैं। धूमकेतु जब सूर्य के समीप पहुंचता है तो सूर्य के ताप से यह गर्म हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि सूर्य के ताप से कौन गर्म होता है? तो धूमकेतु गर्म होता है। या धूमकेतु जब सूर्य के समीप जाता है तो क्या होता है? तो ये गर्म हो जाता है और इसकी बर्फीली गैस से तथा धूलिकण बाहर निकलते हैं। यानी जैसे ही नाभिक के अंदर जो उसकी बर्फ से बनी हुई गैस है या अन्य पदार्थ के टुकड़े हैं, ये जैसे गर्म होते हैं, ये गर्म होने से क्या करते हैं, ये धूलकण, इसकी बर्फीली गैस बाहर निकलने लगती है। इससे सूर्य के सामने नाभिक की गैसें फैलकर चमकने लगती हैं और इस प्रकार धूमकेतु का सिर बनता है। तो सूर्य के समीप जब धूमकेतु का नाभिक रहता है तो सूर्य के ताप से वह गर्म होता है और धूलकण और बर्फीली गैस जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। और इस प्रकार क्या देखते हैं कि सूर्य के सामने नाभिक की गैसें फैलकर चमकने लगती है और इस प्रकार धूमकेतु का सिर बनता है। तो प्रश्न आता है धूमकेतु का सिर कैसे बनता है? तो आप यहाँ पर जो लिखा गया इसे आप लिखेंगे। धूमकेतु के इस सिर का घेरा कितना रहता है? हजारों लाखों किलोमीटर हो सकता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धूमकेतु के सिर का घेरा कितना होता है? तो आप लिखेंगे हजारों लाखों किलोमीटर। सूर्य से धूमकेतु की दूरी के अनुसार यह सिर भी घटता बढ़ता रहता है और जैसे सूर्य से धूमकेतु दूर जाएगा तो ताप कम मिलेगा उसे, तो उसका सिर का घेरा भी कम हो जाएगा। जब धूमकेतु सूर्य के करीब होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, ताप ज़्यादा मिलेगा, तो उसका सिर भी बड़ा हो जाएगा। धूमकेतु के नाभिक से निकली हुई गैसें सौर वायु अथवा विकिरण के दाब से बहुत दूर तक फैलती और चमकती है। इसे ही धूमकेतु की पूंछ कहते हैं। तो धूमकेतु की पूंछ किसे कहते हैं? आप यहाँ पर लिखिएगा कि धूमकेतु के नाभिक से निकली हुई गैसें सौर वायु अथवा विकिरण के दाब से बहुत दूर तक फैलती है और चमकती है। अच्छा, अब देखिए, इसे ही धूमकेतु का पूंछ कहते हैं। और ये कहाँ तक फैलती है? देखिए, कुछ धूमकेतुओं की पूंछ 20 करोड़ किलोमीटर तक फैल जाती है। इसे आपको याद रखना है। कितना किलोमीटर? 20 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए ज्योतिर्यान, इसे भी याद रखना है। ज्योतिर्यान क्या है? तो देखिए, हेली के धूमकेतु के पास चूंकि सौर वायु अथवा विकिरण के प्रभाव से उसकी पूंछ फैलती है और चमकती है, इसलिए यह सूर्य की विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाएगा परंतु उसकी चमकीली पूंछ हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में रहेगी। यानी धूमकेतु का जो नाभिक है उसके अगर बाएं तरफ सूर्य है तो नाभिक के दाहिने तरफ उसकी पूंछ होगी, ठीक उसके विपरीत। इसे आप याद रखिएगा। सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि धूमकेतु किस प्रकार परिक्रमा करते हैं? अंडाकार कक्षा में। हमने देखा है कि सौरमंडल के प्राय सभी ग्रह और उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर धूमकेतु इस नियम के अपवाद हैं।
धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। और धूमकेतु का क्या अपवाद है कि समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए, यानी ये सीधे नहीं घूमते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कोण बन जाता है। कोण कैसा होता है? ऐसे ना कोण। अब देखिए, कुछ धूमकेतु बहुत छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे धूमकेतु 3 से 10 साल के भीतर ही सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे धूमकेतु को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब जो धूमकेतु जो छोटे अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ऐसे धूमकेतु नष्ट हो जाते हैं, तो जान से हाथ धोना पड़ता है। क्यों? कि सूर्य के प्रभाव से ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, सूर्य की गर्मी से ये नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से धूमकेतु हैं? एक उदाहरण में देखिए, बिएला का धूमकेतु। यह धूमकेतु करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता था और इसे 1832, ध्यान दीजिएगा, और 1839 ईस्वी में देखा गया था। 1845 ईस्वी में पुनः इस धूमकेतु का इंतजार हो रहा था, पर यह देखा गया कि यह टुकड़ों में बट गया। यानी धूमकेतु कैसे नष्ट हो गया? सूर्य की गर्मी से नष्ट हो गया। जो धूमकेतु सूर्य के नज़दीक थोड़े होते हैं वो क्या होता है? वो गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप धूमकेतु का नाम क्या बताएंगे? बिएले का धूमकेतु। धीरे धीरे ये दो टुकड़े एक दूसरे से दूर चले गए। अंत में 1872 ईस्वी में खगोलविदों ने देखा कि जिस स्थान पर इस धूमकेतु को प्रकट होना चाहिए था वहां से उल्काओं की वर्षा हो रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो धूमकेतु नज़दीक से सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे अंत में नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी जब उनके समीप से गुजरती है तो वायुमंडल में उल्काओं की वर्षा होती है। तो उल्का का अर्थ मैंने क्या बताया था? टूटे हुए तारे जो हम लोग आसमान में देखते हैं उसे ही उल्का कहते हैं। तो उल्का की वृष्टि क्यों होती है ये आप लोग को यहाँ पर पता चल गया कि वो जब धूमकेतु टूटता है तो ऐसा लगता है कि मानो तारा टूटकर आसमान से गिर रहा हो। इससे यह भी पता चलता है कि जब आकाश के किसी एक स्थान से उल्काओं की वर्षा होती है तो वे विखंडित धूमकेतु के कण होते हैं। यानी अब आप जब भी आसमान में टूटे हुए तारों को देखें तो आप क्या समझेंगे? ये टूटा हुआ क्या है? धूमकेतु है। धूमकेतु जो विखंडित हो गया है वही है उल्का, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा। अब देखिए, सभी धूमकेतु नज़दीक से सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि सभी धूमकेतु सूर्य के नज़दीक नहीं होते। जो नज़दीक होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं और सभी धूमकेतु सूर्य के नज़दीक रहते भी नहीं हैं। कुछ कुछ धूमकेतु सूर्य से बहुत दूर भी हैं। बहुत से धूमकेतु बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून व प्लूटो ग्रहों के परे से चक्कर लगाकर लौटते हैं। कुछ धूमकेतु हजारों साल बाद लौटते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, ये सारे धूमकेतु हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक धूमकेतु जाते हैं वहाँ तक सौरमंडल का विस्तार है ही। सारे धूमकेतु अत्यंत चपटी अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कभी कभी कोई धूमकेतु किसी बाहरी पिंड के प्रभाव से अपनी कक्षा बदल देता है, तब यह सौरमंडल को छोड़कर बाहरी अंतरिक्ष में भी निकल जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि सारे धूमकेतु जो होते हैं चपटी अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और कभी कभी कोई धूमकेतु क्या होता है किसी बाहरी पिंड के प्रभाव से क्या होता है अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, कक्षा बदल लेते हैं, और इसलिए माना गया है कि वो सौरमंडल को छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में भी निकल जाते हैं। धूमकेतुओं की रचना के बारे में अब भी कई बातें अज्ञेय हैं। अज्ञेय माने जिसे हम नहीं जानते हैं, जो अभी तक नहीं जाना जा सका है। यानी धूमकेतुओं के बारे में जितनी जानकारी है हम लोग को है ही, लेकिन बहुत सी जानकारी आज तक हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। धूमकेतुओं की पूंछों में से हमारी पृथ्वी गुजर सकती है पर उसका धरती पर कोई असर नहीं होता। किसी धूमकेतु के पृथ्वी से टकरा जाने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए इन धूमकेतुओं से डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ फिर से बतलाया गया है कि धूमकेतुओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर धूमकेतु की पूंछ से पृथ्वी गुजर भी जाएगी तो कुछ भी अनहोनी नहीं घटित होगी और किसी तरह से पृथ्वी के टकरा जाने की भी संभावना नहीं है। सन 1985 तक धूमकेतुओं का अध्ययन धरती की वेधशालाओं से ही होता रहा, मगर 1950 से 86 में जब हेली का धूमकेतु पृथ्वी के नज़दीक आया तो इसके नज़दीक अंतरिक्ष यान भेजने की योजनाएं बनी। तो कौन कौन सा यान भेजा है देखिए, याद रखिएगा। सोवियत संघ ने बीहे वीनस हेली, वी से वीनस, हे से हेली नामक 2 यान भेजे। इसे आप याद रखिएगा। ये दोनों यान पहले शुक्र यानी वीनस ग्रह के पास पहुंचे, तदंतर हेली के धूमकेतु के पास पहुंचे, इसलिए इन्हें वीहे नाम दिया गया था। तो आप देखिए वीहे किससे बना है? वीनस और हेली। ये 2 यान के नाम है वीनस और हेली, और ये दोनों यान
पहले कहाँ पहुँचता है? वीनस यानी शुक्र ग्रह के पास, उसके बाद हेली के धूमकेतु के पास पहुँचते हैं, इसलिए इसे बीहे नाम दिया गया है। तो बीहे नाम का क्या अर्थ है आप लोगों को पता चला? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली के धूमकेतु के पास भेजा था उसका नाम जोतो था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जोतो किसका नाम था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली के धूमकेतु के पास भेजा उसका ही नाम क्या पड़ा? जोतो। जापान ने भी अपने 2 यान हेली के धूमकेतु के पास भेजे। देखिए, धरती से भेजे गए ये स्वचालित यान 1986 में उस वक्त हेली के धूमकेतु के पास पहुंचे जब वह वापस लौट रहा था। बीहे यानों के सहयोग से जोतो को हेली के धूमकेतु के ज़्यादा नज़दीक पहुंचाया गया। इन यानों में स्थापित कैमरों यंत्रोपकरणों ने इस धूमकेतु का नज़दीक से अध्ययन किया और जानकारी धरती की ओर भेजी। तो ये यान क्या करते हैं? देखिए, इसमें जो कैमरे लगे होते हैं, जो यंत्र लगे होते हैं, ये धूमकेतु के बारे में जानकारी को लेते हैं और वो किसे भेजते हैं? धरती में भेजते हैं। यानी हमारे यहाँ जो वेधशाला है, वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनके पास सारी जानकारी भेजते हैं। नई जानकारी के अनुसार हेली का धूमकेतु का नाभिक कितना है? 16 × 9 किलोमीटर। इस धूमकेतु से प्रति सेकंड 10 टन धूलि, 30 टन गैसें उत्सर्जित होती है, जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन करती है। आप याद रखिएगा कि धूमकेतु का नाभिक कितना माना गया है हेली के, तो आपको क्या याद रखना है? हेली के धूमकेतु का नाभिक क्या है? 16 × 9 किलोमीटर। और कितना टन गैस निकल रहा है और कितना टन धूलि? 10 टन धूलि और 30 टन गैस, जो क्या निर्माण करती है? पूंछ का निर्माण करती है। किसका? धूमकेतु का। उसका चक्रण काल कितना माना गया? 54 घंटे। हेली का धूमकेतु 2062 ईस्वी में पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप आएगा, तब इसके नज़दीक मानव को भी भेजना संभव होगा। तो कहा जा रहा है कि हेली का धूमकेतु पुनः कितना? 2062 ईस्वी में पुनः दिखाई देगा। यानी धरती के लोग जो हैं पुनः आसमान में हेली के धूमकेतु को देख सकेंगे। तो 2062 में हेली का धूमकेतु पुनः आसमान में दिखाई देगा और ये माना जा रहा है कि उसमें मनुष्य को यानी मानव को उसके नज़दीक भेजा जा सकता है, यानी भेजे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपने धूमकेतु के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। धूमकेतु जो है उसके 3 भाग हैं, सिर है, नाभिक है, पूंछ है। उसका सिर कैसे बनता है, उसका पूंछ कैसे बना, जोतो यान क्या है और उल्का किसे कहते हैं, इसके साथ ही साथ बीहे क्या है, इन सारी बातों की जानकारी आज आपको इस पाठ से प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि धूमकेतु पाठ जो है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत होगी तो आप एक बार प्रश्न उत्तर चर्चा वाला वीडियो भी ज़रूर देख लें, ताकि बहुत सी बातें वहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खूब मन लगाकर पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।